हेलो फ्रेंड्स, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के हमने निर्माण बता दिया है, हमने संघ बता दिया है एवं उनके राज्य क्षेत्र बता दिए हैं, हमने नागरिकता के बारे में बता दिया है। निर्माण हो गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र हो गए, नागरिकता हो गया। आज हम पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक के संबंधित है। साथियों, मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, जो वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे निकाल करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। साथियों, मूल अधिकार होता क्या है और दिया क्यों जाता है? तो मूल अधिकार किसी भी देश में उसके नागरिकों को दिया गया राज्य के द्वारा एक गारंटी होता है, एक सुरक्षा होता है, जिसमें राजनैतिक समानता, अवसर की समान समता, इन सभी को समान रूप से एक गारंटी के रूप में दिया जाए, नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। इसे भारत के मौलिक अधिकार को एक मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। साथियों, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। सबसे पहले मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में ही वर्णित हुआ था। साथियों, भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 12 परिभाषा की बात करता है, राज्य की परिभाषा क्या होगी उसकी बात करता है। अनुच्छेद 13 कोई भी विधि मौलिक अधिकार के संगत है या उसके असंगत है, इसके बारे में प्रावधान करता है। बाकी 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक मुख्य रूप से मूल अधिकार के रूप में वर्णित हैं। साथियों, जो 7 मूल अधिकार थे पहले, उसमें से समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अल्पसंख्यक एवं सांस्कृतिक अधिकार 29-30 में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो पहले मूल अधिकार था, जिसे अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे मूल अधिकार से निकाल दिया गया, जिसे एक कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। इसे तो निकाल करके रखा गया है 300 का में, अनुच्छेद 300 का में इसे रख करके एक कानूनी अधिकार के रूप में इसे शामिल कर लिया गया है। साथियों, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में है। अब ये गारंटी किस रूप में है?
कैसे इसे गारंटी माना जाता है? तो अगर मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का राज्य के द्वारा हनन किया जाता है तो वह अपने मूल अधिकार को बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय भारत के नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। इसलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार एक नकारात्मक अवधारणा भी है एवं सकारात्मक भी है। अब नकारात्मक इस रूप में है कि राज्य के हित के विकास के लिए अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य के विकास को रोक करके उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसीलिए अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन भी है। अनुच्छेद 13 के क्लाज 2 में कहा गया है कि किसी भी संसद के द्वारा किसी भी कानून का अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ तक जहाँ तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 13 के क्लास 2 है ये मौलिक अधिकारों के रूप में सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षक के रूप में कार्य करता है। वो देखता है कि संसद ने कोई कानून बनाया है तो क्या वो किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या मौलिक अधिकार आत्यंतिक है? आत्यंतिक का मतलब होता है अब सैल्यूट मतलब पूर्णतः। क्या पूर्णतः संविधान में मौलिक अधिकार एकदम पूर्ण रूप से मिल चुका है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं है। हो सकता है। यहाँ पर भारत की जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से थोड़ा हट करके है। वो कैसे हट करके है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वहाँ के सिटीज़न को पूर्ण रूप से यानी एब्सोल्युटली राइट देता है, यानी आत्यंतिक है, यानी उसमें उनका कोई नुकसान नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता, उनके अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में आत्यंतिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट नहीं कहा गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को आत्यंतिक या पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। उसमें उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उसमें युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उसमें आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकार में सुरक्षा बलों से संबंधित है। सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, अर्धसैनिक बल, इन लोगों को सिविलियन की भांति मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। जिस समय वो ऑन ड्यूटी होते हैं उनको कई ऐसे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं जो अन्य सिविलियन के पास, अन्य नागरिक के पास होते हैं, उनके पास नहीं होते हैं। वहीं पर अनुच्छेद 34 में ये बताया गया है,
अनुच्छेद 34 में ये बताया गया है कि जहाँ पर सैनिक शासन लागू होगा वहाँ पे मौलिक अधिकारों का जो वर्तमान स्थिति है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो पूर्ण नहीं हैं। अब हम एक एक मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे और उस वर्णन किया गया है। अब हम उठाते हैं मौलिक अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार 14 से 18 के अनुच्छेद के बीच में है। तो हम पहला अनुच्छेद लेते हैं, अनुच्छेद 14। साथियों, अनुच्छेद 12 परिभाषा है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में आता है केंद्र एवं उसकी सरकार, नंबर 2 राज्य एवं उसकी सरकार, नंबर 3 स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में पंचायती राज, पंचायती राज में नगर पंचायत, एवं ग्राम पंचायत। नंबर 4 अधिकरण, नंबर 5 ऐसी संस्थाएं जिनका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज्य से संबंधित हो, राज्य से संबंधित हो, वो राज्य की परिभाषा के श्रेणी में आते हैं। जैसे LIC, ONGC आदि ऐसे संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आती हैं और यही राज्य की परिभाषा की अवधारणा है। साथियों, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई असंगत विधि संसद बनाती है तो वो उस विधि तक शून्य घोषित हो जाएगी जहाँ तक बनाएगी। जैसे अनुच्छेद 13 के क्लाज 2 में असंगत विधि की बात कही गई है। असंगत विधि की बात कही गई है, तो असंगत विधि है कैसे, किस तरह से डिसाइड होगा कि असंगत है कि नहीं। तो अगर मौलिक अधिकार में विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 बताया गया है, मान लीजिए कि एक समता की बात करता है, लेकिन सरकार ने एक कानून बना दिया, एक कानून बनाया और उस कानून को लागू किया गया, तो उसमें दो बातें कही गई। एक बात ये कही गई कि जनता के कल्याण के लिए पेंशन दिया जाएगा, और दूसरी बात ये कही गई कि ये पेंशन आधे लोगों को दिया जाएगा जो 60 साल के हैं,
जो 60 साल के हैं, लेकिन पुरुषों को दिया जाएगा। 60 साल की महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये समानता की बात तो नहीं हुआ, तो इसे रोक के संशोधन करने के लिए कहा जाएगा। इस विधि को चलने दिया जाएगा, लेकिन इस पे रोक लगाया जाएगा। जब ये विधि पारित होकर के दोनों के लिए समानता की बात करेगी, तब इसे मान्य दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए एक विधि बनाया गया कि पेंशन के लिए, और दूसरा ऐसा कर दिया गया कि आधे व्यक्तियों को मंदिर जाने की अनुमति दी जाएगी और आधे व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी, तो आधे व्यक्तियों को जिसको नहीं दी जाएगी उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो इतना शून्य घोषित कर दिया जाएगा कानून को। ये मान्यता रहेगी, इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यही बात असंगत विधि के 13 के क्लास 2 में बताया गया है। तो साथियों, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में जो प्रावधान थे हमने आपको बता दिया। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। यानी अनुच्छेद 14 आपको 2 प्रकार की बातें देता है। एक समता की बात करता है और दूसरा संरक्षण की बात करता है। मतलब एक है विधि के समक्ष समता की बात करता है और दूसरा विधि के समान संरक्षण की बात करता है। तो समता एक नकारात्मक अवधारणा है और संरक्षण एक विधि के समक्ष संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है। नहीं है। सभी लोगों को समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति राष्ट्रपति हो और चाहे वो व्यक्ति सामान्य नागरिक हो। सबके लिए समान कानून होंगे और सबके लिए समान रूप से दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो क्या ये सबके लिए उचित व्यवस्था कर दिया जाता और ये बात जो अमेरिका से लिया गया है नहीं लिया जाता, तो यहाँ क्या लागू होता कि आप एसडीएम बनना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होने की ज़रूरत है, ग्रेजुएट आप हैं। एक व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है, उसने केवल 12th कर रखा है। अब आप फॉर्म भरेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि ये एसडीएम बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि समानता का अधिकार है, हम भी बन सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बात तो सही है। लेकिन जो कि भारत में है उनको संरक्षण प्राप्त है, किसको? समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार। तो इसके लिए जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट वालों को जब इनसे रोका जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा आप गलत कर रहे हैं। इंटर वालों को रोका जाएगा तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये समान
नहीं हैं। इन्होंने इनसे ज़्यादा 3 साल की पढ़ाई की है, 3 से 4 साल की पढ़ाई इनसे ज़्यादा की है, तो इनको समान के साथ समान संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण की धारणा जो सकारात्मक इसलिए है कि इसमें कानून बनाने वाले और एक सामान्य नागरिक को एक साथ नहीं रख सकते। हो सकता है कानून बनाने के लिए इनको स्पेशल व्यवस्था अगर नहीं दिया जाएगा तो समाज में अराजकता पैदा हो सकती है। अराजकता पैदा होगी तो कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी। कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए इनको अधिकार देना जरूरी है। ये कानून बनाएंगे तो अनुच्छेद 105 के तहत संसद को और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल को स्पेशल पावर दिया गया है। उसी तरह से राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो ये जवाबदेही नहीं होगी, ये प्रथम नागरिक हैं, ये राज्य के प्रथम नागरिक हैं, ये देश के प्रथम नागरिक हैं। तो अगर देश का प्रथम नागरिक इसको जवाबदेही के रूप में न्यायालय जाना पड़े तो देश के लिए एक शर्म की बात है। इसलिए विधि के समक्ष संरक्षण की जो बात है ये सकारात्मक रूप से समझा जा सकता है। राष्ट्रपति की जवाबदेहिता दांडिक गतिविधियां, दांडिक रूप से इनके साथ कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जाएगी। राज्यपाल के साथ भी यही कार्य है कि इनके खिलाफ भी कोई दांडिक कार्य नहीं किया गया। मतलब ये कि फौजदारी मुकदमा इन पे नहीं चलाया जा सकता है जब तक ये पद पर हैं। दूसरी तरफ न्यायालय के द्वारा इनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। राष्ट्रपति की या राज्यपाल की। फौजदारी मुकदमा तो बिल्कुल नहीं होगा और दीवानी भी नहीं होगा। अगर दीवानी कहीं चलाया जाता है, किसी न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जाता है तो जो व्यक्ति इन पे मुकदमा करेगा उसे 2 माह पहले इसकी जानकारी देनी होगी। तभी चलाया जा सकता है। अभी तक ऐसा हमारे हिंदुस्तान के किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ नहीं हुआ है। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में ये अंतर थे। अब इसके जो कुछ पॉइंट हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए कि
विधि के समान समता, समान समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। अब समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 समाप्त हो गया। अब अनुच्छेद 15 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि कुछ अवसरों पर विभेद से प्रतिषेध, यानी किसी भी व्यक्ति को मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, धर्म और लिंग, यहाँ पे केवल लगा है। यानी कि 15 का क्लास 1 कहता है कि केवल इन्हीं 5 आधारों पे विभेद नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसके बाद किया जा सकता है, इसके बाद किया जा सकता है। किसी को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वो धर्म से अलग है, उसका जाति अलग है, उसका जन्म कहीं और हुआ है, वो इस वंश का नहीं है, तो इसलिए विभेद नहीं किया जाएगा। बाकी से किया जा सकता है। इसी के क्लाज 2 के का में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय या ऐसे ही कोई सार्वजनिक स्थान जहां पर जाने से रोका नहीं जा सकता, जैसे कुआं। गांव में आज भी बहुत ऐसे स्थान हैं, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे ब्राह्मणों के कुआं अलग हैं, शूद्रों के कुआं अलग हैं, या उनके कुएं से पानी नहीं भर सकते, उनके घर, उनके नल में पानी नहीं भर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुआछूत है, उसको रोकने के लिए अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान किए गए हैं। साथियों, कुआं अगर सार्वजनिक है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है और उसने अपनी निजी तालाब या कुआं बना रखा है, और कोई वाई व्यक्ति जाता है यहाँ से पानी लेने के लिए, तो यक्स व्यक्ति इन्हें रोक सकता है, रोक देगा, पानी लेने से मना कर देगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 15 के तहत आप कुछ नहीं कर सकते। उसे अधिकार है क्योंकि वो उसका निजी मामला है, वो उसकी निजी संपत्ति है, और निजी संपत्ति में किसी को रोका भी जा सकता है, वो अपने हिसाब से दे सकता है। लेकिन अगर कुआं सार्वजनिक है, कुआं सार्वजनिक है, तालाब सार्वजनिक है, और वहाँ पे अगर वाई व्यक्ति जाता है पानी लेने के लिए और यक्स व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन पे मुकदमा चल सकता है, क्योंकि वो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 126 के तहत वो जा सकता है हाई कोर्ट। अनुच्छेद, तो ये उसको एक अधिकार प्राप्त है संवैधानिक उपचारों के तहत, जिससे उस पर केस बन सकता है। तो साथियों, अनुच्छेद 15 में ही महिलाओं के लिए कुछ अधिकार की बात कही गई है।
मंदिर में जाने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। तो समानों के साथ समान व्यवहार यहाँ पर परिलक्षित होता है, लेकिन मूल वंश 1, जाति 2, जन्म स्थान 3, लिंग 4, धर्म 5 के आधार पे विभेद नहीं करेगा। बाकी संबंध विभेद हो सकता है। क्लास 2 के क्लास का में दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, कुआं आदि से उन्हें रोका नहीं जा सकता, और अगर निजी कुआं तालाब है तो रोक सकता है, उसके लिए केस नहीं होगा। अगर सार्वजनिक है वहाँ रोकता है तो केस बनेगा। साथियों, मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। अगला अनुच्छेद 16 से मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो यहाँ पे रोकते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।